सौतेली माँ अत्याचारी होती है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर सौतेली बेटी अत्याचारी बन जाए तो? नीतू की माँ सालों से बीमार पड़ी थी। नीतू 15 साल की हुई और उसकी माँ की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे और उसके पिता को बुलाकर कहा, नीतू बेटी, मैं और ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। ऐसा मत कहिए माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? आप भी तो मेरी सब कुछ हो। रो मत बेटी, भगवान का बुलावा है, जाना तो होगा ही, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नई माँ का बंदोबस्त करके मरूंगी। नहीं, मुझे नई माँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नीतू के पिता रमेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अनीता? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनिए जी, मेरी नीतू के बारे में सोच के आपको करना ही होगा। आप दोनों को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। मैंने लड़की भी देख ली है। और कौन है वो लड़की? तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन आरती। बेचारी की अभी तक शादी नहीं हुई, बस वो थोड़ी सी काली है, इसीलिए किसी लड़के ने उससे शादी नहीं की। मेरे मरने के बाद आप उससे शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रमेश शादी नहीं करना चाहता था। नीतू को भी नई माँ नहीं चाहिए थी, लेकिन यही अनीता की आखिरी इच्छा थी। इस बातचीत के 2 हफ्ते बाद अनीता की मृत्यु हो गई। नीतू के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा और रमेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अनीता का अंतिम संस्कार करने के बाद अनीता के तकिए के नीचे से रमेश को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बहन आरती से शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये याद रखना, बेचारी आरती को भी एक परिवार मिल जाएगा और आपको बीवी, नीतू को माँ भी मिल जाएगी। आपकी अनीता। चिट्ठी पढ़कर रमेश भावुक हो गया और अगले दिन ससुराल जाकर आरती से शादी कर ली। रमेश ने आरती से कहा, देखो आरती, मैं बस इसीलिए ये शादी कर रहा हूं क्योंकि अनीता ने मुझे कहा था, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे पता है जी, चिंता मत कीजिए, मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक परिवार मिल गया है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपका और नीतू बेटी का ख्याल रखूंगी। रमेश आरती को घर तो ले आया, लेकिन उसे देखकर ही नीतू भड़क गई। क्यों आई हो आप इस घर में? क्यों आई हो? हाँ नीतू बेटा, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें माँ का प्यार देने आई हूँ बेटी। मुझे बेटी मत बोलिए, और मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। मेरी माँ मर गई है, आप जैसी कोयले से भी काली औरत मेरी माँ नहीं बन सकती। नीतू बेटी, यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए नई माँ। नीतू रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ये देखकर आरती भी रोने लगी। मैंने खराब कर दिया सब कुछ, मेरी वजह से वो रो रही है। नहीं नहीं आरती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नीतू को समझना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करती हो, उसे थोड़ा टाइम दो। बेचारी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। हाँ जी, मुझे पता है, कुछ दिन बीतने दीजिए, फिर नीतू के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। दिन बीतने लगा। रमेश ऑफिस जाता रहा और घर में आरती नीतू के साथ समय बिताने लगी। आरती खाना बनाकर नीतू के कमरे में ले गई। नीतू बेटी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है कुछ, आप जाइए इस घर से। मैं अब इस घर की बहू हूँ बेटी, मैं कहीं नहीं जा सकती। देखिए, आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं लेना भी नहीं चाहती बेटी, बस मुझे अपनी दोस्त समझ लो। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो कुछ बुरा भला हो जाएगा। ये बोलकर नीतू ने पेन फेंक कर मारा। आरती के सर पर चोट लगी और थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। कोई बात नहीं बेटी, आज मेरा खून निकला है, लेकिन एक दिन तुझे समझ में आएगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। आरती बड़ी शिद्दत से घर चलाने लगी। नीतू के साथ साथ रमेश का भी ख्याल रखने लगी और हर दिन आरती को ऐसे देखते हुए रमेश को भी आरती से प्यार हो ही गया। उसने आरती से कहा, आरती, शायद तुम्हारी दीदी ऊपर से सब कुछ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब मुझे पता चल गया है कि उसने क्यों मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था। तुम बहुत अच्छी हो। ये बात जरा अपनी बेटी को भी समझा दीजिए जी, वो तो मुझे दुश्मन समझती है। समझ जाएगी वो। आरती,
आज मैं तुम्हें दिल से पत्नी के तौर पर स्वीकार करता हूँ। रमेश ने आरती को बाहों में ले लिया। 2-3 दिन बाद अचानक से आरती की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगी और डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो आरती जी, आप माँ बनने वाली हो। माँ बनने वाली हो? अरे वाह, आज मेरा सपना सच हुआ। लेकिन ये बात सुनकर नीतू को मिर्ची लगी। ये औरत तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ऊपर से माँ भी बनने वाली है। इस औरत से तो मुझे भाई या बहन नहीं चाहिए। मैं कैसे भी करके इसे भगा कर रहूंगी। नीतू काम पर लग गई और आरती पर अत्याचार करने लगी। उसने अगले दिन आरती से कहा, मेरे लिए राजमा चावल बना दो। ठीक है बेटी, मैं बना देती हूँ। आरती ने राजमा चावल बनाए, लेकिन तब नीतू ने कहा, मुझे अभी राजमा चावल खाने का मन नहीं है, मेरे लिए चाउमीन बना कर लाओ। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। आरती ने चाउमीन भी बनाई, लेकिन फिर नीतू ने कहा, चाउमीन नहीं खाना है मुझे, आलू के पराठे खाने हैं। इसी तरह आरती एक के बाद एक खाना बनाती रही, लेकिन उसे कुछ भी खाने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर ने समय समय पर खाने के लिए बोला था, लेकिन नीतू ने वो मौका ही नहीं दिया। खाना बनाने के बाद उसे रेस्ट नहीं मिला। मेरा कमरा गंदा हो रहा है, साफ कर दो। ठीक है बेटी, करती हूँ। आरती ने कमरा भी साफ कर दिया। इस तरह नीतू आरती से सारा काम करवाने लगी। आरती को झुक झुक कर काम करना पड़ा, लेकिन आरती ने नीतू को मना नहीं किया। इसी तरह नीतू ने कुछ दिन आरती को परेशान किया, लेकिन आरती चेहरे पर मुस्कान लेकर सारा काम करती रही। ये तो हार ही नहीं मान रही। एक काम करती हूँ, उसका पैर तोड़ देती हूँ। नीतू ने जमीन पर तेल छिड़क दिया। आरती गिर पड़ी और उसका दाहिना पैर टूट गया, लेकिन नीतू ने तब भी हार नहीं मानी। वो आरती से उसी हालत में काम करवाने लगी। आरती बेचारी लंगड़ाती हुई काम करती रही। आरती को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन नीतू उसे अपना ही लेगी, और ऐसे ही 9 महीने बीत गए। बहुत अत्याचार के बाद भी आरती ने हार नहीं मानी और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रमेश ने उसे अस्पताल में एडमिट किया। रमेश ने नीतू को भी साथ में अस्पताल जाने के लिए कहा, बेटी, तुझे भी हमारे साथ अस्पताल चलना चाहिए। मैं नहीं जाने वाली, आप जाइए। नीतू खाना खाकर सो गई और उसके सपने में उसकी माँ आई। नीतू बेटी, तू अस्पताल नहीं जाएगी? मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ तेरी बहन बनकर। तू मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आएगी? आरती का रंग भले ही काला है, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है। वो तुमसे भी बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उसकी बेटी बनकर और तुम्हारी माँ बनकर आ रही हूँ। माँ! नीतू की नींद टूट गई और वो दौड़ते हुए अस्पताल चली गई। अस्पताल जाकर उसने देखा आरती को बेटी हुई है और वो दिखने में बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। माँ! माँ आइए मुझसे मिलने, मेरी बहन बनके। हाँ नीतू बेटी, तूने सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ऐसे ही नीतू ने आरती को अपना लिया और इसके बाद सब कुछ सही होने लगा। नीतू अपनी बहन से इतना प्यार करने लगी कि पूछो मत। रमेश और आरती को भी सुकून मिला और इसी तरह सब लोग खुश रहने लगे। दिव्या, ओ दिव्या, ये महारानी अब तक सो रही है। जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने के डर से ये बहाना कर रही है। चुपचाप उठकर 2 मिनट में अगर तू बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेकर घूम रही हूँ, मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गर्म दूध लेकर आती हूँ। गर्म दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। दिव्या और शालू इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि दिव्या ममता की सौतेली बेटी है और शालू ममता की अपनी बेटी है। लगभग 1 साल पहले राजवीर ममता से शादी करके आया था। राजवीर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी शोभना के गुजर जाने के बाद दिव्या की देखभाल के लिए राजवीर ने ममता से दूसरी शादी की। राजवीर शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद ममता ने दिव्या पर अत्याचार करने शुरू कर दिए।
वो दिव्या के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से राजवीर बिल्कुल बेखबर था। मैं शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? दिव्या घर का सारा काम करती है। वो बुखार में तपी हुई थी, पर ममता को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उसी समय दिव्या के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? दिव्या और शालू तो दोनों स्कूल गई होंगी। अरे आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। दिव्या बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती, बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो लाकर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे ही राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक दिव्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो दिव्या और शालू के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब दिव्या सोकर उठी, माँ पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। तू सो रही थी, वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। जाकर घर का सारा काम खत्म करके, इतने दिन के मैले कपड़े रखे हुए सब धुल जाने चाहिए। और ये नए स्वेटर मुझे दे, शालू पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ, ये स्वेटर मेरे है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। और मोरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान, ज्यादा ही स्वेटर पर प्यार आ रहा है। आज देखती हूँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरी रात घर से बाहर रहेगी और वो भी बिना स्वेटर के। पूरा दिन दिव्या बिना स्वेटर पहने कड़ाके की ठंड में घर के सारे काम करती है और रात के समय ममता उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर आने दो। आप मेरे स्वेटर ले लो, मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अच्छा, सुबह तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी, मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सारी अकड़ निकल गई भरी ठंड देखकर। अब मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तू ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। दिव्या ठंड से ठिठुर रही थी, कड़ाके की सर्दी थी। गांव वाले भी अपने घरों में दुबके बैठे थे, किसी की भी नजर दिव्या पर नहीं गई। दिव्या एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। माँ बहुत ठंड लग रही है, दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, पापा भी चले गए। माँ तुम कहाँ हो? माँ, दिव्या को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है। चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी बाहर उसके साथ खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई दिव्या की सगी बहन बनने, सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। दिव्या की करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और स्वर्गलोक में शोभना यमराज जी से विनती करती है, हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज जी, मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। शोभना, तुमने सदैव बहुत नेक कर्म किए हैं, सबका अच्छा सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ। पर ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्ग लोक में लौट आओगी। आपकी जय हो धर्मराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ माँ पर बहुत उपकार किया है। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी।
यमराज से विदा लेकर शोभना धरती पर पहुंचती है। राजवीर का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़कर वापस लौट आता है। उधर शोभना की आत्मा दिव्या के पास जाती है। दिव्या, मेरी बच्ची, घबरा मत, देख तेरी माँ आ गई है। अपनी माँ को सामने देखकर दिव्या में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ की आत्मा से लिपट कर रोने लगती है। शोभना अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में कंबल आ जाता है। घबरा मत मेरी बच्ची, ले तू ये गर्म कंबल ओढ़ ले। माँ, दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है, उन्होंने मुझे ठंड में यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। पापा भी चले गए, वो मुझे पापा को कुछ भी नहीं बताने देती। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। राजवीर शोभना और दिव्या की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। शोभना, मुझे माफ कर दो, इन सब बातों का कारण मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न मेरी बच्ची के साथ आज ये सब होता। मैं ममता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ की ममता जीत गई और एक पिता का प्यार हार गया। आज तुम्हारी आत्मा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई है और मैं अपनी बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाया। धिक्कार है मेरे पिता होने पर। आप तो चले गए थे ना, अब आप कैसे लौट आए? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं की आवाज ने मुझे वापस बुला लिया। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजवीर ममता की एक नहीं सुनता, उसने काम ही ऐसा किया था। अगर ठंड के कहर से बिन माँ की बच्ची दिव्या को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। यही सब सोचकर राजवीर ममता को घर से निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। अपना और दिव्या का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची दिव्या के साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर शोभना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस दिन से राजवीर अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। दिव्या भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। राजवीर दिव्या को अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ एक स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देता है। राजवीर शालू के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो हर महीने ममता को शालू की परवरिश के लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करता था, पर ममता को उसने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और न ही कभी माफ किया।